मार्च 13 साल 1964। देर रात तकरीबन 3 बजे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो चिल्लाती है, मुझे बचाओ बचाओ, इसने मुझे चाकू मारा है। आसपास की बिल्डिंग्स में से कुछ घरों की लाइट्स जलती हैं, एक खिड़की खुलती है और एक आदमी चिल्लाकर कहता है, ओए कौन है, जाने दे उसे। और जो उस लड़की को मारने आया था वो जानता था कि जो आदमी चिल्लाकर गया है नीचे नहीं आएगा और वापस जाकर सो जाएगा, और हुआ भी एग्जैक्टली वही। That man went back to his bed. डांट सुनने के तुरंत बाद वो आदमी भागा तो सही, पर सड़क जहाँ खत्म होती थी वहां जाकर छुप गया। लड़की सड़क के एंड पर पहुंचकर बाएं मुड़ती है और बिल्डिंग से झांकते लोगों को दिखना बंद हो जाती है। ये वो केस था जिसकी वजह से यूएसए में नेशनल इमरजेंसी नंबर लाया गया, 911। पूरा देश इस केस के चलते सख्ते में था। इतना ही नहीं, ये वाकया साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाने वाली एक अहम केस स्टडी बनी, बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट को जानने और समझने के लिए। इस इफेक्ट और क्राइम के बारे में आपको आज के एपिसोड में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज की कहानी है किटी जेनोवीज की, जिसे 38 विटनेसेस के सामने स्टॉक किया गया, चाकू मारा गया और आखिर में उसका रेप कर मर्डर कर दिया गया। इस बीच उसने कई बार मदद की गुहार भी लगाई। वो चिल्लाती रही, दर्द में करहाती रही, पर किटी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इन सब 38 विटनेसेस को 1964 में न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज आर्टिकल ने साफ तौर पर इनसेंसिटिव करार किया और ब्लेम भी किया कि किटी जेनोवीज इनकी एपैथी माने उदासीनता के चलते मारी गई। पर बात सिर्फ यही नहीं है। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि इस आर्टिकल के छपने के 40 साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक और आर्टिकल छपा जिसमें सेम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के छपे पुराने आर्टिकल को फैक्चुअली गलत बताया जाता है। अगर ऐसा था तो 13 मार्च 1964 को आखिर हुआ क्या था? 13 मार्च 1964 की रात 28 साल की किटी जेनोवीज न्यूयॉर्क सिटी के क्यू गार्डन्स में अपने ही अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर मारी गई। जो कुछ भी उस रात हुआ वो भी बहुत दुखद था और कई दशकों तक ये ऐसा अपराध बना रहा जिसे अमेरिकी इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादित अपराधों में से एक माना गया। क्या हुआ था उस रात किटी जेनोवीज के साथ, सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। रात 3:15 बजे किटी ईव्स 11th आवर बार से अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। उसने अपनी लाल फिएट कार को अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट से लगभग 100 फीट दूर पार्क किया। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग की ओर चल रही थी, एक 29 साल के आदमी विंस्टन मोस्ली, जो एक शिकार की तलाश में गाड़ी चला रहा था, ने किटी को फॉलो करना शुरू किया। मोस्ली ने किटी पर एक स्ट्रीट लैंप के पास हमला किया। उसने किटी को 2 बार पीठ में चाकू मारा। किटी ने चिल्लाते हुए कहा, ओ गॉड, उसने मुझे चाकू मारा, मदद करो। किटी की चीखें सुनकर पास के कई अपार्टमेंट्स की लाइटें जल गईं। कुछ पड़ोसियों ने उसकी आवाज़ सुनी। एक आदमी खिड़की से ही चिल्लाया, जिससे मोस्ली थोड़ी देर के लिए डर कर भाग गया। घायल किटी किसी तरह चलती हुई अपनी बिल्डिंग के पीछे की ओर पहुंची और अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के पास एक गलियारे में गिर गई। करीब 10 मिनट बाद मोस्ली दोबारा लौटा। उसने घायल किटी को वहीं छोटे गलियारे में पड़े हुए पाया। इस बार उसने किटी पर फिर से कई बार चाकू से वार किया, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसके पास जो $49 थे वो भी चुरा लिए। किटी अभी जिंदा थी लेकिन उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। सुबह 3:50 पर एक पड़ोसी सोफी फरार ने शोर सुना। वो दौड़ कर आई और घायल किटी को अपनी बाहों में ले लिया। तब जाकर एम्बुलेंस को बुलाया गया। किटी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ कि किटी के केस के बाद ही नेशनल इमरजेंसी नंबर लाने का मुद्दा यूएसए में उठा? ऐसा तो था नहीं कि इस क्राइम से पहले अमेरिका में और क्राइम्स नहीं हुए थे। फिर ये अपराध अलग क्यों था? वजह थी। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले आर्टिकल में कहा गया था कि दर्जनों लोगों ने सब कुछ देखा और कुछ नहीं किया। इस बात को बाद में माना गया कि आंकड़े और खबर बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। फिर भी असली बात बेहद डरावनी थी। एक यंग औरत की बेरहमी से हत्या कर दी गई और आसपास मौजूद लोग या तो बेखबर थे या डरे हुए या उलझन में या फिर बस मदद करने के लिए आगे नहीं आए। इस केस में सिर्फ क्राइम नहीं थी, आपत्ति माने उदासीनता भी इन्वॉल्व थी। साथ ही किटी के मर्डर ने उस जमाने की अमेरिकी इमरजेंसी सर्विसेज और उनके एक्सेस से जुड़ी कमियों को एक्सपोज कर दिया था। जब किटी पर हमला हुआ तो जिस किसी ने भी उसकी चीखें सुनी वो सब कंफ्यूज थे कि मदद के लिए फ़ोन किया किसे जाए, क्योंकि 1960 के दशक में यूएस में सिंगल इमरजेंसी नंबर था ही नहीं। लोगों को पुलिस, फायर ब्रिगेड या मेडिकल मदद के लिए अलग अलग नंबर ढूंढने पड़ते थे।
which of course used to waste crucial time. फर्ज कीजिए कोई हिंसक अपराध या मेडिकल इमरजेंसी आपकी आंखों के सामने हो रही है, पर कोई नंबर नहीं जिस पर कॉल कर मदद मांगी जा सके। हेल्प के लिए कोई नंबर नहीं, मुद्दे की सीरियसनेस समझने के लिए कोई डिस्पैचर नहीं और कोई फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम भी नहीं। 1968 से पहले अमेरिका की भी यही सच्चाई थी। 911 अमेरिका का यूनिवर्सल इमरजेंसी नंबर, इसका बनना सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं था, ये एक बड़े बदलाव का नतीजा था जो ट्रेजेडी और पब्लिक के गुस्से से जन्मा था। इस यूनिवर्सल इमरजेंसी नंबर की कहानी की शुरुआत हुई थी 1964 में न्यूयॉर्क में किटी जेनवीज की डरावनी हत्या के बाद, जहां डिले, कंफ्यूजन और एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम की गैर मौजूदगी ने एक यंग लड़की की जान ले ली थी। तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ज़रूरत महसूस हुई एक सिंपल नेशन वाइड इमरजेंसी नंबर की, जिसे कोई किसी भी वक्त मदद के लिए डायल कर सके। इसी ज़रूरत से किटी के मर्डर के 4 साल बाद पैदा हुआ फेमस 911, सहूलियत के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए भी। कैथरीन सूजन किटी जेनेवीज का जन्म 7 जुलाई 1935 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। उसके माता पिता विंसेंट और रेचल जेनेवीज एक क्लोज निट इटालियन अमेरिकन फैमिली थे। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते किटी हमेशा से परिवार का अहम हिस्सा थी। किटी को उसके जिंदा दिल और इंडिपेंडेंट स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो मिलनसार, खुशमिजाज और बेहद सोशल थी। करीबी लोगों का कहना था कि उसके अंदर जिंदगी के लिए एक अलग सी चमक और एक्साइटमेंट थी। उसने प्रॉस्पेक्ट हाई स्कूल से पढ़ाई की और 1953 में ग्रेजुएट होने के बाद सेक्रेटरी की नौकरी शुरू की। साल 1954 में शादी हुई, लेकिन ये रिश्ता जल्दी ही अनल कर दिया गया। 1950 के दशक के आखिर में जब ब्रुकलिन में क्राइम रेट्स बढ़ने लगे तो किटी के माता पिता सेफ्टी की वजह से कनेटिकट शिफ्ट हो गए, मगर किटी ने न्यूयॉर्क में ही रुकने और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का फैसला किया। वो क्वींस के क्यू गार्डन्स इलाके में रहने लगी, जो उस समय शांत और सेफ माना जाता था। किटी ईव्स 11th आवर नामक एक लोकल स्पोर्ट्स बार में मैनेजर के तौर पर काम करती थी। मेहनती और ईमानदार नेचर की वजह से वहाँ वो सबकी फेवरेट थी। वो अक्सर देर रात तक काम करती और अपना खुद का इटालियन रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे भी जोड़ रही थी। दोस्त और कलीग्स उसे इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, स्मार्ट और केयरिंग इंसान के रूप में याद करते हैं। अपनी प्राइवेट लाइफ में किटी एक कमिटेड रिलेशनशिप में थी अपनी गर्लफ्रेंड और रूममेट मैरी एन ज़िलोंको के साथ। लेकिन 1960 के दशक में समाज समलैंगिक रिश्तों को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता था, तो उनका रिश्ता प्राइवेट ही रहा। किटी जेनेवीज की ज़िंदगी एक आम, मेहनती और उम्मीदों से भरी ज़िंदगी थी, लेकिन 13 मार्च 1964 की रात एक दर्दनाक घटना ने उसके लिए सब कुछ हमेशा के लिए रोक दिया। वही घटना जिसने न सिर्फ अमेरिका की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को बदल दिया, बल्कि लोगों की सोच और जिम्मेदारी की भावना पर भी गहरा असर डाला। अब तक आप कुछ एक बार बाईस्टैंडर इफेक्ट सुन चुके हैं, उसको भी डिटेल में समझते हैं। जेनेवीज केस की बात बगैर बाईस्टैंडर इफेक्ट डिस्कस किए मुमकिन नहीं। बाईस्टैंडर का आसान भाषा में मतलब होता है तमाशबीन या मौके पर मौजूद इंसान जो कुछ ना करे। न्यूयॉर्क में एक ब्रूटल मर्डर हुआ, पर जाने अनजाने एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी इसी क्राइम के जरिए हो गया था, जिसमें लोगों ने कॉल्स इसीलिए नहीं किए क्योंकि उन्हें लगा कोई और कर देगा। एक बार खुद सोच कर देखिए कितना अनसेटलिंग है ये। मुसीबत में फंसा एक इंसान मदद की गुहार लगाता है, लाइट्स ऑन होते दिखने पर शायद उसे उम्मीद भी बनती है कि मदद आती ही होगी, पर क्राइम सीन पर मौजूद हर इंसान ये सोचता है कि कोई और मदद बुला लेगा। रिजल्ट ये होता है कि कोई मदद बुलाता ही नहीं। वो इंसान मदद की आस लिए ख़त्म हो जाता है विद द पेन दैट द किलर इन्फ्लिक्ट्स, पर कोई नहीं आता, कोई मदद उस तक नहीं पहुंचती। इसीलिए बाईस्टैंडर इफेक्ट को किटी जेनेवीज सिंड्रोम या जेनेवीज सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस कांड ने दुनिया भर के लोगों को हिला कर रख दिया था। किटी के मर्डर से ज़्यादा सवाल उठे थे इंसानों और शायद दम तोड़ती इंसानियत पर, सिंपली बिकॉज कोई इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। बाईस्टैंडर इफेक्ट, इमरजेंसी सिचुएशन में जब आसपास और लोग होते हैं तो लोग अक्सर एक्शन नहीं लेते, माने मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। एवरीबडी इज मोर ऑफ अ बाईस्टैंडर। साइकोलॉजिस्ट ने इस केस का इस्तेमाल करके बाईस्टैंडर इफेक्ट AKA जेनेवीज सिंड्रोम को समझाया। ये बताता है कि जब किसी विक्टिम की मदद करने के लिए कई लोग आसपास मौजूद होते हैं तो हर व्यक्ति की मदद करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट बिब लाटिन और जॉन डार्ली ने इस घटना पर रिसर्च की और ये जानने की कोशिश की कि इतने गवाह होने के बावजूद कोई मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया।
साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक इन्हीं रिसर्च के बेसिस पर बायस्टैंडर इफेक्ट को एक इम्पॉर्टेंट सोशल बिहेवियर के रूप में पहचाना गया। लार्टन और डार्लिन ने बताया कि कैसे जेनोवीज जैसे केसेस में साइकोलॉजी फिट होती है। 4 से 5 फैक्टर्स होते हैं: डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर ऑफ इन्वॉल्वमेंट, सोशल क्यूज, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस और अनसर्टनिटी। बारी बारी इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब हुआ जिम्मेदारी का बंटवारा। जब बहुत सारे लोग किसी घटना को देख रहे होते हैं तो हर कोई सोचता है कि कोई और मदद कर ही देगा। इस सोच से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी कम हो जाती है और कोई भी खुद आगे नहीं आता। दूसरा है फियर ऑफ इन्वॉल्वमेंट। आसान भाषा में कहें तो शामिल होने या फंस जाने का डर। जब लोग किसी मुश्किल या खतरनाक स्थिति में मदद करने से डरते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वे खुद मुसीबत में ना पड़ जाएं या पुलिस कानूनी झंझट में ना फंस जाएं। तो इसे ही फियर ऑफ इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह किटी के केस में कुछ लोगों को डर भी लगा होगा या ये समझ नहीं आया होगा कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, या अगर बेहद सीरियस है भी तो वो क्यों फंसे। इसीलिए उन्होंने खुद को इन्वॉल्व होने से बचाया। अगला फैक्टर है सोशल इन्फ्लुएंस या सोशल क्यूज, माने सामाजिक प्रभाव। लोग अक्सर ये देखने लगते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अगर बाकी लोग शांत हैं या कुछ नहीं कर रहे तो वो भी सोचते हैं कि शायद मामला गंभीर नहीं है, सब ठीक ही होगा और मदद आ ही रही होगी। अगला फैक्टर है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। जब सभी लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग चिंतित नहीं हैं तो वो भी चिंता नहीं दिखाते, भले ही अंदर से परेशान क्यों ना हो। इससे कोई भी कदम नहीं उठाता। आखिरी फैक्टर है अनसर्टनिटी। सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी, लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, इसलिए रिएक्ट नहीं किया या रुक गए कुछ करने से। किटी की हत्या के 6 दिन बाद उसके हत्यारे विंस्टन मोस्टली को गिरफ्तार किया गया। उसने न सिर्फ किटी की हत्या कबूल की बल्कि 2 और मर्डर्स, कई रेप और चोरी के गुनाह भी कबूले। उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। विंस्टन मोस्टली 29 साल का एक बिजनेस मशीन ऑपरेटर था जो न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में रहता था। वो 1964 में किटी जेनोवीज की बेरहमी से हत्या करने के बाद पूरे अमेरिका में कुख्यात हो गया। उस रात उसने किटी को मारने का प्लान नहीं बनाया था। किटी बस रैंडमली उसे रात में दिखी थी एंड विंस्टन डिसाइडेड इसे तो मारना ही है। वो उस वक्त निकला ही घर से किसी लड़की या महिला का कत्ल करने था और इत्तेफाकन उसकी नज़र किटी पर पड़ गई। हालांकि किटी की हत्या ने उसे चर्चित बनाया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि किटी विंस्टन का पहला शिकार नहीं थी। उसने इससे पहले भी कई गंभीर अपराध किए थे जिनमें हत्या, रेप और चोरी शामिल थे। मोस्टली ने 24 साल की एक ब्लैक महिला एनी मे जॉनसन की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने 2 बार गोली चलाई और फिर सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगा दी थी। ये हत्या किटी जेनोवीज की हत्या से करीब 1 महीना पहले हुई थी। इसके अलावा उसने कबूल किया कि उसने 15 साल की लड़की बारबरा क्लार्क की हत्या की थी। उसने ये मर्डर चोरी के दौरान किया जब लड़की अपने घर के बेडरूम में सो रही थी। हालांकि इस मामले में पहले ही एक और शख्स एल्विन मिशेल को गिरफ्तार किया गया था जिसने दबाव में आकर कन्फेशन दे दिया था। तो दोनों की कॉन्ट्रोडिक्टरी बातों के चलते मोजली पर इस मर्डर का केस नहीं चलाया गया। मोजली ने क्वींस और नासाउ काउंटी में कई घरों में चोरी करने की बात भी मानी। उसने ये भी कबूल किया कि उसने कई महिलाओं का रेप किया, खासकर जब वो घर में अकेली होती थी। उसके अपराध सोचे समझे और बेहद वायलेंट थे। वो पहले महिलाओं का पीछा करता, फिर घर में घुसकर हमला। किटी जेनोवीज की हत्या के बाद जब विंस्टन मोस्टली को गिरफ्तार किया गया तब उसके पिछले कई वायलेंट और सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े क्राइम्स की बात सामने आई। उसने अपने जुर्म बिना किसी पछतावे के बहुत इंडिफरेंट हो डिटेल में बताए थे। विंस्टन मोस्टली की क्राइम हिस्ट्री की गंभीरता ने किटी की हत्या को और भी चौंकाने वाला बना दिया। इसके साथ ही गवाहों की कथित बेरुखी को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा और बहस शुरू हो गई थी। किटी की मौत एक सच्ची और दर्दनाक घटना थी, लेकिन जिस तरह उसकी कहानी सुनाई गई उसने पूरे देश में जिम्मेदारी, डर और इंसानी बिहेवियर को देखने का नजरिया बदल दिया। बाद में ये पता चला था कि पहले जितने लोगों के इस वारदात के चश्मदीद होने की बात कही गई थी उतने लोग असल में थे नहीं, नंबर कम थे। अपनी गलती को सुधारते हुए 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल भी छापा जिसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि 1964 में उन्होंने इमोशनल ढंग से किटी की न्यूज़ कवर की थी और उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया था। जब किटी पर हमला हुआ तो कई लोगों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि किसे कॉल करें या शायद किसी और ने पहले ही कॉल कर दिया होगा। कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन उन्हें अलग अलग विभागों में भेजा गया जिससे मदद मिलने में देरी हुई।
और मर्डर के 4 साल बाद 1968 में अमेरिका में पहली बार 911 इमरजेंसी नंबर शुरू किया गया। इसका मकसद था एक ऐसा आसान और याद रखने लायक नंबर देना जिससे तुरंत पुलिस, फायर या मेडिकल मदद मिल सके। बाद में कई देशों ने इसी तरह के इमरजेंसी नंबर अपनाए, जैसे यूके में 999, यूरोप में 112, भारत और बाकी देशों में, ताकि लोगों को संकट के समय तुरंत मदद मिल सके। लेकिन फिर भी किटी का केस एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बताता है कैसे ग्रुप में निष्क्रियता माने इनएक्शन से बड़े हादसे हो सकते हैं। किटी जेनोवीज की कहानी दुखद है, पर इसी कहानी ने साइकोलॉजिस्ट्स को इंसानों के बिहेवियर को समझने में मदद की और बेहतर तरीके से, और ये सिखाया कि ज़रूरी है कि हम खुद कदम उठाएं, भले ही और लोग चुप क्यों ना खड़े हों। दुनिया भर के लोगों को ये भी समझ आया कि लोग ज़रूरी समय पर मदद क्यों नहीं करते, और ऐसा सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में नहीं होता बल्कि आम जिंदगी में भी दिखता है। एपैथी वर्सेस एम्पैथी की डिबेट्स और डिस्कशंस शुरू हुए जो आज भी होते रहते हैं। ऐसे डिस्कशंस का होना ज़रूरी है, इंसान इंसान बना रहे इसीलिए। आज के एपिसोड में इतना ही। कोई ऐसी कहानी है जिसके बारे में आपने महज सुना है या सरसरी तौर पर जानते हैं और चाहते हैं कि उसे डिटेल में हम आप तक लेकर आएँ, तो कमेंट सेक्शन खुला है। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगाहों के साथ। शुक्रिया।